गुड आफ्टरनून बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस सेकंड का ही एक टॉपिक ले रहे हैं। प्लेटो हम कर रहे थे। प्लेटो हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लेटो के बाद आता है जो हमारे राजनीतिक विचारक आते हैं, वो आते हैं अरस्तु। अरस्तु के बारे में हम पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अरस्तु की जो प्रारंभिक जो जीवन कैसा था, उसका जन्म, उसकी मृत्यु, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद हम उसके दास्ता संबंधी जो सिद्धांत थे, जो विचार थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम अभी कर रहे हैं अपने अरस्तु शुरू कर रहे हैं। अरस्तु एक प्रसिद्ध और महान यूनानी दार्शनिक तथा वैज्ञानिक थे। उन्हें प्लेटो के सबसे मेधावी शिष्यों में गिना जाता है। ठीक है, जो अरस्तु थे, जो हमने पहले पढ़ा था प्लेटो, उसके शिष्य थे। विश्व विजेता कहलाने वाले सिकंदर अरस्तु का ही शिष्य था। और अरस्तु के जो शिष्य कौन थे? सिकंदर। अरस्तु ने प्लेटो की शिष्यता 17 वर्ष की आयु में ग्रहण की थी। राजा फिलिप के निमंत्रण पर अरस्तु को अल्पवयस्क सिकंदर का गुरु नियुक्त किया गया था। उन्होंने भौतिक, आध्यात्मिक, कविता, नाटक, संगीत, तर्क विज्ञान, राजनीति शास्त्र और जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की थी। फिर अरस्तु का जन्म और शिक्षा के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिएगा, अरस्तु का जो जन्म है वो एथेंस के उत्तर में स्थित मैसेडोनिया के प्रसिद्ध नगर में स्टेगिस में हुआ था। बचपन से ही अरस्तु को जीवन शास्त्र का कुछ ज्ञान विरासत में ही मिला। अरस्तु 17 वर्ष की आयु में प्लेटो की अकादमी में प्रवेश लेने एथेंस आ गए और 20 वर्ष तक वहीं रहे। अरस्तु प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को वैज्ञानिक रूप देने वाले पहले शिष्य थे। वैसे तो प्लेटो की अकादमी से पहले जो हकदार अरस्तु ही थे, लेकिन विदेशी होने के कारण उन्हें ये गौरव प्राप्त नहीं हुआ। अरस्तु प्लेटो की मंडली के सबसे जो बुद्धिमान और मेधावी युवक माने जाते थे। जब उनके गुरु की मृत्यु हुई, तब उन्होंने दुखी होकर एथेंस को वहाँ से छोड़ दिया। उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया। अरस्तु जो थे, सिकंदर के गुरु थे। एथेंस के छोड़ने के बाद अरस्तु एशियाई माइनर के एथेंस जो नगर थे, वहाँ चले गए और वहाँ पर आके उन्होंने एक अकादमी की स्थापना की। यहीं पर हार्मियस की दूसरी बेटी पिथियस से उनका विवाह हुआ। लगभग 343 ईस्वी पूर्व मैसेडोनिया के शासक फिलिप के निमंत्रण पर सिकंदर को शिक्षा देने के लिए उनकी राजधानी पैला आए और 7 वर्ष प्रचुर धन उन्होंने कमाया और साथ लेकर वापस वो एथेंस आ गए। अरस्तु की रचनाओं के बारे में हम देखते हैं कि अरस्तु को दर्शन, राजनीति, काव्य, आचार शास्त्र, शरीर रचना, दवाइयों, ज्योतिष आदि में काफ़ी अच्छा उनको ज्ञान था। उनके लिखे गए ग्रंथ लगभग कितने बताए जाते हैं? 400 उनके ग्रंथ बताए जाते हैं। अरस्तु राज्य को सार्वधिक जो महत्वपूर्ण संस्था मानते थे। ये प्लेटो भी यही था कि राज्य ही सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति को वो कम महत्व देते थे। व्यक्ति का ये कर्तव्य था कि वो राज्य के जो बताए गए नियम और कानून के अनुसार करे, उसी के हित में कार्य करे। और यही विचार उसके अरस्तु के भी थे। उनकी राज्य संस्था कृत्रिम नहीं बल्कि प्राकृतिक थी। इसे वह मनुष्य के शरीर का अंग मानते थे और इसी के आधार पर मनुष्य को प्राकृतिक प्राणी कहते थे। अब अरस्तु की मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं कि वापस आकर अरस्तु ने अपोलो मंदिर के पास एक विद्यापीठ की स्थापना की थी, जो कि पर्यटन विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अरस्तु का बाकी जो जीवन था वो यहीं पर व्यतीत हुआ। अपने महान शिष्य सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु ने भी विष पीकर आत्महत्या की थी। ठीक है, अब देखते हैं हम उसके
अरस्तु के जो दासता संबंधी विचार, उसकी थ्योरी, उसके सिद्धांत हम पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे कि भाई दास कौन है, दासता के पक्ष में अरस्तु के क्या विचार थे, दासता के क्या प्रकार हैं, दास प्रथा के सुधार के सूत्र उन्होंने क्या बताए और उसकी आलोचना किस आधार पर की। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा नगर राज्यों के संपूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, दास जो प्रथा थी उसको अरस्तु ने सही बताया है और उसने कहा है कि राज्य के लिए ये महत्वपूर्ण है और दास प्रथा होनी चाहिए। दासों का विकास, दासों का तत्कालिक यूनानी समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान है। दासों को तत्कालीन यूनान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था, जो कुलीन वर्ग के लिए तो तोड़ परिश्रम करता ही था। दासों की विशाल सेना को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता था। इस अमान्य प्रथा के विरुद्ध सोफिस्ट विद्वानों ने सर्वप्रथम यूनान में आवाज़ उठाई। उनका विचार था कि भाई ये जो दास प्रथा है वो अच्छी नहीं है, नहीं होनी चाहिए। जो सोफिस्ट ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है तो उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अरस्तु थे वो इसको सही नहीं मानते थे। सभी मानव उसका सोफिस्ट का कहना था कि भाई सभी जो मानव है वो समान है, इसलिए समाज में दास प्रथा का बहिष्कार किया जाना चाहिए। लेकिन अरस्तु जैसे विद्वानों ने सोफिस्ट विचारों का विरोध किया। करते हुए उन्होंने इसे ग्रीक सभ्यता की उन्नति के लिए आवश्यक माना कि दास प्रथा ये ज़रूरी है और होनी चाहिए। उसने इसे स्वाभाविक, उपयोगी व समानुकूल बताकर उचित ठहराया। अरस्तु ने दास कौन होंगे इसके बारे में अरस्तु ने क्या कहा। अरस्तु ने अपनी पुस्तक है पॉलिटिक्स, जो उसकी बहुत एक महत्वपूर्ण रचना थी, बहुत प्रसिद्ध हुई थी ये, तो इसमें दासता संबंधी विचार प्रकट करते हुए दासों को पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा बताया कि जैसे एक व्यक्ति के पास संपत्ति होती है वो उसकी अपनी होती है, इसी प्रकार से जो दास होते हैं वो पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा होते हैं। दास कौन है, इस संबंध में अरस्तु का कहना है कि जो व्यक्ति प्रकृति से अपना नहीं अपितु दूसरों का है लेकिन फिर भी आदमी है, वह प्रकृति से दास है। ठीक है, ये देखिए एक महत्वपूर्ण बात उसने बताई है कि जो व्यक्ति प्रकृति से अपना नहीं है, दूसरों का है, लेकिन फिर भी आदमी है, वह प्रकृति से दास है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति आपका नहीं है, मतलब वो अपने कुल का जन्म नहीं हुआ है उसका, वो दूसरे परिवार से है, लेकिन फिर भी वो आपका ही है क्योंकि वो दास रूप में आप उसको अपनाते हो। ठीक है, तो वो व्यक्ति दास है। अरस्तु का मानना है कि दास अपनी प्रकृति से एक संपत्ति है और एक संपत्ति के रूप में होने के कारण दास का स्वयं पर अपना कोई अधिकार नहीं होता। यानी कि अगर जो व्यक्ति दास है उसका अपने पे कोई अधिकार नहीं, जो उसका स्वामी है वही उसके अनुसार कार्य कराएगा। ठीक है, उसका तर्क था कि कोई भी संपत्ति स्वयं के स्वामी नहीं होता, अपितु प्रत्येक संपत्ति को सदैव ही किसी स्वामी की आवश्यकता होती है। वस्तुतः स्वामी के अभाव में संपत्ति से अलग अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, किंतु इससे भिन्न स्थिति स्वामी की होती है। स्वामी की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। इस प्रकार जो संपत्ति के रूप में दास का अस्तित्व मात्र स्वामी के लिए ही होता है। ठीक है, कि जो दास है उसका स्वामी से अलग रह के कोई भी अस्तित्व जो अरस्तु है वो नहीं मानता। अरस्तु ने दास को एक सजीव संपत्ति मानते हुए उसे पशुओं से श्रेष्ठ जरूर बताया है, लेकिन फिर भी वो उसका अपने ऊपर कोई भी उसका अधिकार नहीं है। जो उसका स्वामी है वो उसकी संपत्ति होता है। दास स्वामी के विवेक व दर्शन की थोड़ी सी झलक पा लेने की समझदारी रखता है, इसलिए दास के साथ सौम्यता का व्यवहार किया जाना चाहिए।
ये है कि उसके साथ सौम्यता का व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पशुवत व्यवहार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उसने दासता के पक्ष में अरस्तु के विचार क्या थे, कि उसने अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया। वो किस आधार पर किया, क्यों उसने ऐसा किया? तो इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं कि दासता स्वाभाविक है। ठीक है, कि दासता है वो स्वाभाविक है। अरस्तु के अनुसार दास प्रकृति की देन है। अरस्तु का कहना है कि कुछ व्यक्ति शासन के लिए पैदा होते हैं, इसलिए कुछ शासित होने के लिए। मतलब दो प्रकार के हैं, एक जो होंगे वो शासित होंगे और एक होंगे वो शासक होंगे। ठीक है, कि भाई आप पैदाइशी रूप से दो रूप से आप बटे हुए हैं, कि जिसके ऊपर शासन होगा और एक जो शासन करेगा। प्रकृति जिन व्यक्ति को विवेक देता है वो तो क्या कौन हो जाएगा? शासक हो जाएंगे। और जिनको केवल शारीरिक शक्ति देते हैं और जिनको विवेक नहीं होता, विवेक का उनमें गुण नहीं होता, वो हमेशा दास प्रथा के रूप में रहेंगे, वो दास बनते हैं। अरस्तु प्रकृति के नियम के अनुसार मानते हैं कि श्रेष्ठ सदा निकृष्ट पर शासन करता है। यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठतर निम्नतर शासन करे। अतः दासता प्रकृति के नियमों पर आधारित होने का कारण स्वाभाविक है, कि जो निम्न है उस पर हमेशा जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो उन पर अधिकार रखेगा ही। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट आता है दासता स्वामी के लिए लाभदायक। अरस्तु का मानना है कि स्वामी का जो कार्य क्षेत्र नगर राज्य की राजनीति है। नगर के राज्य के कार्यभार लेकर स्वामी अपना नैतिक उत्थान करता है। इस कार्य के लिए स्वामी को अवकाश चाहिए। यह अवकाश तभी संभव होता है जब दास उसके लिए घर के कार्य करे। ठीक है, कि भाई जो व्यक्ति गुणवान है, जो व्यक्ति शासन चलाने में समर्थ है, तो वो उसको भी अवकाश चाहिए। वो उसका कार्यभार बहुत अधिक बढ़ जाएगा अगर उसके पास दास नहीं है। तो उसके जो निम्नतम जो कार्य होते हैं, जो दैनिक कार्य होते हैं, उनके लिए दास की आवश्यकता पड़ती है। और यह अवकाश तभी संभव है जब दास उनके लिए घर के कार्य करे। अरस्तु के अनुसार अवकाश का अर्थ उन कार्यों से है जिनको निष्पादित कर स्वामी अपने नागरिक कर्तव्यों के निर्वाह कर सकता है। मतलब ये छोटे मोटे कार्य वो नहीं करेगा, वो कार्य हैं वो दास करेंगे। इसके अंतर्गत शासन का सार्वजनिक सेवा करना, धार्मिक कार्यों में भाग लेना, नागरिकों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना आदि कार्य शामिल हैं। इन कार्य को करने से ही व्यक्ति नागरिक बनता है। अरस्तु ने नागरिकता के लिए अवकाश को अनिवार्य माना है और अवकाश के लिए दास को। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है दासता दास के लिए लाभदायक। दास प्रथा स्वामी की तरह दासों के लिए भी लाभदायक है, कि दासों में तृष्णा या लालसा अधिक होने के कारण नैतिक गुणों का अभाव होता है। इसके विपरीत स्वामी बौद्धिक स्तर पर श्रेष्ठ होते हैं। दास अपने स्वामी के साथ रहते हुए इन गुणों को सीख सकता है जो प्रकृति ने उन्हें नहीं दिए। जिस प्रकार घर में रहकर पशु भी अनुशासित रहना सीख जाता है, तो दास के लिए यह काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि दास में मालिक के विवेक की एक झलक पाने की योग्यता होती। इस प्रकार दासता लाभकारी व न्याय संगत है। कि वो क्या कह रहे हैं कि जो दास होते हैं उनमें गुण नहीं होते, नैतिकता के गुण नहीं होते, वो उनको गुण हैं वो उनके दास से ही सीखे जा सकते हैं। इसलिए दासों के लिए भी स्वामी के साथ रहना लाभदायक होता है। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है दासता समाज के लिए उपयोगी है। दासता के कारण स्वामी को समाज कल्याण के कार्य के लिए कुछ अवकाश प्राप्त हो जाता है। नाटकों और
धार्मिक कार्यों में भाग लेना, सार्वजनिक सेवा करना, नागरिकों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना आदि कार्यों के लिए दास की आवश्यकता होती है। यदि समाज के पास समय नहीं होगा तो वह सामाजिक कार्य में भाग नहीं ले सकेंगे और उसका समाज उपयोगी कार्यों में योगदान का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। 5th पॉइंट हमारा आता है दासता नैतिक है। अरस्तु ने अपने सिद्धांत में दासता को नैतिक रूप दिया है। वह दासता को आत्मिक मानता है क्योंकि आत्मा शरीर के ऊपर प्रशासन कर इस आत्मिक उद्देश्य को पूर्ति करती है। अरस्तु इसी प्रकार यह मानते हैं कि स्वामी के निर्देश में रहकर उसके कार्य को करते रहने से ही दासता की नैतिकता का विकास होता है। दूसरी ओर स्वामी को घरेलू कार्य से निश्चितता प्राप्त हो जाने पर वह भी अपनी आत्मिक उन्नति कर सकता है। इस प्रकार जो दासता है नैतिक उन्नति का उपाय है। 6 पॉइंट आता है दास शरीर की बनावट से ही स्वतंत्र लोगों से भिन्न है। क्या बता रहा है अरस्तु? अरस्तु के अनुसार दास को शरीर की बनावट से ही पहचाना जा सकता है। वह तो शारीरिक श्रम के लिए ही होता है। उसके शारीरिक और स्वतंत्र व्यक्ति के शरीर में प्राय वैसा ही अंतर होता है जैसा देवता की मूर्ति और मनुष्य के शरीर में। और जब शरीर में ही इतना अंतर होता है तो आत्मा में भी अंतर होता ही होगा। यद्यपि आत्मा और स्वतंत्र व्यक्ति के शरीर में प्राय वैसा ही अंतर होता है जैसा कि देवता की मूर्ति और मनुष्य के शरीर में, तो जो प्रकृति है दास के शरीर को स्वामी के सेवा कार्यों के लिए बलवान बनाती है, जबकि जो स्वामी का शरीर को सरल व सीधा बनाती है। इस प्रकार असाधारण शरीर वालों को दास मान लेना न्यायपूर्ण ही है। अब हम देखते हैं दासता के प्रकार। ये तो उन्होंने बताए थे, हमने क्या किए थे कि उसके विचार क्यों वो मान रहा है। पहला क्या था? दासता स्वाभाविक है। दूसरा था दासता स्वामी के लिए लाभदायक है। तीसरा है दासता दास के लिए लाभदायक है। चौथा है दासता समाज के लिए उपयोगी है। 5th पॉइंट है दासता नैतिक है। छठा है दास शरीर की बनावट से ही स्वतंत्र लोगों से भिन्न होता है। अब हम करते हैं दासता के प्रकार। दासता के देखिए 2 प्रकार बताए हैं। पहला है प्राकृतिक दासता। जो व्यक्ति जन्म से ही मंद बुद्धि, अकुशल और अयोग्य होता है वह प्रकृति का या स्वाभाविक दास होगा। ये व्यक्ति प्रकृति द्वारा ही शासित होने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मेन बात क्या बता रहे हैं ये कि जो व्यक्ति जन्म से ही मंद बुद्धि, अकुशल, अयोग्य है, प्रकृति ने ही उनको इस प्रकार का बनाया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है कि वैधानिक दासता। वैधानिक दासता क्या है? इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जिन्हें युद्ध में हारने पर बंदी बनाकर दास के रूप में बदल दिया जाता है। ये जन्मजात नहीं होते, मंद बुद्धि या कुशल नहीं होते। ये तो दास कब बनते हैं? जब युद्ध में हराकर जिनको बंदी बनाया जाता है। यह दासता वैधानिक दासता कहलाती है। युद्ध में हार जाने पर किसी भी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है, परंतु अरस्तु के अनुसार यूनान को युद्ध में हार जाने पर भी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता, परंतु अरस्तु के अनुसार यूनानी को युद्ध में हार जाने पर भी दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि युद्ध में जीतने वाला शक्तिशाली तो हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि ये चीज़ न्यायपूर्ण नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि उसको नहीं बनाया जा सकता। लेकिन उन्होंने दासता के हैं वो 2 रूप उन्होंने बताए हैं। तो आज हमने दासता संबंधी विचार उनके किए हैं। ठीक है।